एक मंत्री को मिले विभाग को पुराने लिस्ट से कंपेयर कर रहे हैं जो कि पहले हुआ करती थी, तो उन्होंने पाया कि कई ने रिटेन किया है, कुछ को प्रमोट किया ही गया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जी सुधीर, आप अपनी बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि अब छठे नंबर की हम बात कर रहे थे, प्रमोद जैन बाया, उनके पास वही विभाग रखा गया है। सातवें नंबर पे कैबिनेट की 7वीं पोजीशन आती है उदयलाल अंजना के पास, उनको राजस्व विभाग रखा गया है, यानी कोई तब्दीली नहीं की है। यानी कहीं न कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात से संतुष्ट है कि जो सहकारिता महकमा है, यह भी अपने आप में बड़ा महकमा है, किसानों से जुड़ा हुआ महकमा है, उसमें उदयलाल अंजना अच्छा काम कर रहे हैं। आप इस पूरे सिनेरियो को एक बार इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर अंकों में इनका निर्धारण करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है कि किस मंत्री को कितने अंक मुख्यमंत्री की तरफ से मिले हैं, वो भी साफ इस सूची में झलक रहा है और समझने की आवश्यकता है। प्रताप सिंह खाचरियावास, क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास के पास परिवहन विभाग था, अब फूड एंड सप्लाई यानी रसद विभाग की पूरी जिम्मेदारी उनके पास होगी। यह ऐसा विभाग है जो हर आदमी के साथ जुड़ा हुआ है। दिनेश मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। दिनेश, ये जो विभाग है रसद विभाग, इस रसद विभाग को लेकर भी काफी चर्चा की कि अमुक के पास जाएगा। जब तक शपथ नहीं हुई थी तब तक बाबूलाल नागर के पास ये माना जा रहा था, क्योंकि पिछली सरकार में उन्हीं के पास था। लेकिन जब शपथ हो गई, बाबूलाल नागर का नाम नहीं आया, तब फिर नए कयासों का दौर चला कि अमुक के पास ये विभाग जाएगा। लेकिन ये विभाग गया है कैबिनेट मंत्री के तौर पर प्रताप सिंह खाचरियावास के पास, जो कि इस सरकार में 9वें नंबर के इस सूची के अनुसार हम बता रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए, महकमा तो महत्वपूर्ण है, अभी भी महत्वपूर्ण जिम्मा ही था उनके पास परिवहन मंत्री के तौर पर। और खाद्य विभाग जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, खाद्य सुरक्षा कानून जो है वो अब लागू करना है, हर घर तक अनाज पहुंचे, और खासतौर से कोरोना काल में जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जिस तरीके से खाद्य विभाग की भूमिका सामने आई थी कोरोना काल में, हर घर तक राशन पहुंचाना, तो ये बड़ी जिम्मेदारी हम कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह की जिम्मेदारी प्रताप सिंह खाचरियावास संभाल रहे थे, उसी तरीके से ना उन्हें हल्का किया गया है ना उन्हें भारी किया गया है, हम ये कह सकते हैं। देखिए बिल्कुल सही। और अगला नाम जो आता है वो साले मोहम्मद का आता है। साले मोहम्मद आपके पास पहले भी माइनॉरिटी अफेयर्स था, वक्फ बोर्ड था, कोलोनाइजेशन एग्रीकल्चर कमांड एरिया था, डेवलपमेंट ऑफ वाटर यूटिलाइजेशन था, वो का वो विभाग रखा गया। यानी उनके कोई गठबंधन नहीं है, पश्चिमी राजस्थान से ही आते हैं, लिहाजा वो पद इनके पास बरकरार रहा। लेकिन 10वें नंबर पर जिन्हें रखा गया है वो है हेमाराम चौधरी, जो कि विधानसभा की कमेटी से इस्तीफा देते हैं। कई तरह के प्रसंग इनके साथ चलते हैं उस दौरान। लेकिन जब कल हमारे संवाददाता ने उनसे बात करी थी कि बोले अब कोई गिले शिकवे नहीं रह गए, क्योंकि अब उनके पास आ गए, अपने क्षेत्र की बातें वो कर रहे थे। उनके पास जो दिया गया है फॉरेस्ट और एनवायरमेंट दिया गया है, क्योंकि ये चौंकाने वाले नाम के तौर पर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कम से कम वो चीजें ज्यादा रिपीटेशन में विश्वास नहीं किया कि जो विभाग पहले उनके पास था तो उन्हीं को दिया जाए। अब इनके पास फॉरेस्ट, वन एवं पर्यावरण विभाग रहेगा। इसको किस तरह देखते हैं? क्लाइमेट चेंज भी साथ में है। बिल्कुल देखिए, हेमाराम चौधरी को कैबिनेट मंत्री जरूर बनाया गया है, लेकिन महकमे के लिहाज से देखा जाए तो उनके कद के हिसाब से महकमा मुझे यह नजर नहीं आता। देखिए, हेमाराम चौधरी 6 बार के विधायक है, पहले वो कैबिनेट मंत्री थे, राजस्व मंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मा संभाला था। और अभी ये जो फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट महकमा है, वन एवं पर्यावरण, ये अभी जो है वो राज्य मंत्री के पास था। पहले ये महकमा सुखराम बिश्नोई संभाल रहे थे, जो राज्य मंत्री हैं। हेमाराम चौधरी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, लेकिन महकमा जो है वो राज्य मंत्री वाला दिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि उनके कद के हिसाब से नहीं है, लेकिन उन्हें बेहतर काम करके दिखाना होगा इस महकमे में। और हेमाराम चौधरी, रोक रहा हूं, इस वक्त हमारे सहयोगी महेश दाधीच एक और मंत्री के साथ जुड़ रहे हैं, उनको भी हम सुन लेते हैं। जी महेश। जी बिल्कुल स्वप्निल, जिस तरीके से मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद में अब पोर्टफोलियो जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। महेंद्रजीत मालविया के पास में हम पहुंचे हैं, वे अनुभवी हैं और पिछली बार भी जिस तरीके से ग्रामीण विकास का महकमा देख चुके हैं, और अब जो है जल संसाधन का जो अहम महकमा है वो अब उन्हें सौंपा गया है। और जो तमाम समर्थक, कार्यकर्ता और जो उनके शुभचिंतक हैं वो यहाँ पर उन्हें बधाई देने के लिए पहुँचे हुए हैं। डिपार्टमेंट से भी जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मालविया जी से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से उनकी प्राथमिकताएं वे तय करेंगे, और साथ में किस तरीके से, देखिए ये जो है स्वागत, और जिस तरीके से यहाँ पर सभी शुभचिंतक और तमाम जो समर्थक हैं वो उन्हें माला पहना करके स्वागत जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में एक बार फिर से स्वागत का और विशेष देने का जो दौर है वो यहाँ पर शुरू हुआ है। मैं सर आपसे बात करना चाहूँगा, किस तरह से आप अपनी जो विभाग की प्राथमिकता है, जल संसाधन की बात करते हैं, बहुत
अहम डिपार्टमेंट, सीधा जनता से जुड़ा हुआ पानी बिजली ऐसा है महकमा माना जाता है जो सीधे सीधे जनता को प्रभावित करता है। किस तरीके से आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी इसमें? पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को और आला कमान को बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझ जैसे व्यक्ति के ऊपर उन्होंने बहुत जिम्मेदारी सौंपी और एक विश्वास जताया है कि जल संसाधन विभाग को हम ठीक ढंग से काम करें और जो हमारे पास में पर्याप्त पानी है उस पानी का बूंद बूंद पानी का हम राजस्थान की जनता के लिए उपयोग में लाएं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा एक चैलेंज जल संरक्षण को सर आप अपनी प्राथमिकताओं में ले रहे हैं, लेकिन आज भी कई जगह ऐसी है जो राजस्थान में डार्क जोन घोषित किए गए हैं। तो ऐसे में किस तरह से वहां पर जल संरक्षण को लेकर के हम क्या क्या नवाचार कर सकेंगे? किस तरीके से आप देखते हैं कि इन चीज़ों पर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत आज भी यहाँ पर ज़रूरत महसूस होती है? देखो, जहाँ पे राजस्थान में सूखा क्षेत्र है, डार्क जोन है, जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, उस क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर की वजह से काफ़ी कुछ एक राहत मिली है। बल्कि ये कह सकते हैं कि कई जिलों में एक सरप्लस पानी भी इंदिरा गांधी नहर की वजह से आया है। कोटा डिवीज़न और उदयपुर डिवीज़न में बहुत ज़्यादा पानी है। वहाँ का पानी को हम इकट्ठा करेंगे और नदियों में बह के जाता है उस पानी को रोक के जहाँ नहीं पानी पहुँच रहा है वहाँ पर पानी ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, बीसलपुर परियोजना को लेकर के हर जगह से ये डिमांड आती है कि हमें भी पानी मुहैया कराया जाए। किस तरह से इन परियोजनाओं को लेकर के एक सही डिस्ट्रीब्यूशन वाटर का और पेयजल का जो है एक समुचित जो वितरण है वो उसको किस तरह से आप सुदृढ़ करेंगे? विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का पूरा सहयोग लेंगे और जनता का भी बहुत सहयोग ज़रूरी है। जनता का इसलिए सहयोग बहुत ज़रूरी है कि कई बार जिसको पानी मिल जाता है वो पानी को वेस्ट कर देते हैं। ऐसी कोई जगह है वहाँ पर हम पानी को वेस्ट होने से रोकेंगे और पानी को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाएं, इसके लिए कई प्रकार के छोटे मोटे जो प्रोजेक्ट बनते हैं वो प्रोजेक्ट वगैरह भी हम बनाएंगे। लेकिन राजस्थान की जनता को जो उनका हक का पानी है उसको हम पूरी तरह से दिलाने की कोशिश करेंगे। सर, हम न्यूज़ 18 राजस्थान पर भी लगातार जल बचाने की पानी मुहिम हम चला रहे हैं और उसमें हम परंपरागत वाटर सोर्सेज हैं उनको बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से आप देखते हैं कि आज परंपरागत जल जो है उसका संरक्षण पर जो विधियाँ रही है हमारी परंपरागत तरीके से जो जल संरक्षण की रही है उसे बढ़ावा दिए जाने की ज़रूरत? बिल्कुल, हमको इस दिशा में काम करना चाहिए। देखो, पहले कुछ समय पहले इतनी बरसात होती थी कि उस पानी को हम सह नहीं पाते थे। अब धीरे धीरे पानी गिरने की जो स्थिति है उसमें कमी आई है। उस कमी को देखते हुए हमारे जो पुराने रिसोर्स हैं जितने भी, इनको हमको ठीक करने की आवश्यकता है और उसको हम ठीक करेंगे। सर, आप जिस क्षेत्र से आते हैं बांसवाड़ा से, तो ऐसे में किस तरीके से आप देखते हैं कि एक अच्छा प्रतिनिधित्व एक कैबिनेट के तौर पर और साथ में एक अच्छे महकमे के तौर पर भी जो आपको दिया गया, तो आप देखते हैं निश्चित रूप से जो क्षेत्र है उसको एक पूरी प्राथमिकताओं में और पुनर्गठन में जिस तरीके से बैलेंस करने की जो कोशिश की है, भले ही सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, किस तरीके से आप देखते हैं ये मंत्रिमंडल जो पुनर्गठन रहा है वो किस रूप में आप उसे देख रहे हैं? देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और आला कमान ने काफ़ी चिंतन मनन करके सभी को प्रतिनिधित्व मिले, समाज के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, जिले के हिसाब से पूरी तरह से ठीक से किया है और इसका परिणाम ये भी है कि सब लोग संतुष्ट हैं और जनता के अंदर भी इसके एक अच्छा वातावरण बना है। सर, एक बात ये भी देखी गई कि जिस तरीके से पानी का जो महकमा है उसमें कई जो रिक्तियां हैं वो चल रही है, भले ही JEN AEN के पदों की बात करते हैं, तो उसे किस तरह से सुनिश्चित किया जाएगा? एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि कई जगहों पर JEN के पद जो है वो खाली पड़े हैं, अतिरिक्त चार्जेस दिए गए हैं, तो ऐसे में एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, आम जनता से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट रहता है, उसको उसके लिए किस तरह से भर्तियाँ निकालने पर और उसकी कोशिशें रहेंगी आपकी? कल मैं डिपार्टमेंट ज्वाइन करूँगा, अधिकारियों से बात करेंगे कहाँ का वैकेंसी है, किस लेवल की वैकेंसी है, उस वैकेंसी को हम मान्य